सो गुड मॉर्निंग गाइस। और आज की मॉर्निंग बहुत ज्यादा खास है क्योंकि आज हम शुरुआत कर रहे हैं नए साल के नए दिन की। और मेरी भी ईश्वर से कामनाएं हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स जो दिल से मेहनत कर रहे हैं, जी जान से लगे हुए हैं अपने माँ बाप को सपनों को पूरा करने के लिए, आप सभी के सपनों को पूरा करें और सफल बनाएं। तो उसी के साथ विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 जनवरी 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहां पर BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी 2024 को यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। और उन्हें अभी इसके लिए इन्विटेशन मिला है, मंदिर के जो निदेशक मंडल है उनकी ओर से इन्विटेशन दिया गया और उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। और इस मंदिर को दुनिया भर में भारत के आध्यात्मिक प्रभाव के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। तो सिंपल सा याद रखना, मोदी जी कहां पर BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। देखो पहले यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करते हैं। अभी काफी चर्चा में रहा ये। कैपिटल इसकी अबू धाबी है, करेंसी है दिरहम। और यूनाइटेड अरब अमीरात में अरब क्षेत्र का पहला परमाणु रिएक्टर शुरू हुआ जिसका नाम है बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट। और अभी आपने पढ़ा था कि भारत ने यूनाइटेड अरब अमीरात को पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपये में भुगतान किया। अभी यहाँ पे इसी साल मशीन कैन C 2023 समिट का आयोजन हुआ था। और दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट ये स्थापित हुआ यहीं पे जिसका नाम अल दफरा है। अभी COP 28 का आयोजन हुआ यूनाइटेड अरब अमीरात में। और इस साल 2024 में COP 29 का आयोजन होगा अजरबैजान की कैपिटल बाकू में। अभी अंडर 19 एशिया कप 2023 का आयोजन हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में जिसको बांग्लादेश ने जीता था यूनाइटेड अरब अमीरात को हरा के। अभी कला और साहित्य में यूनाइटेड अरब अमीरात का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड जीता था वासिनी लॉरेट्स ने। ये अल्जीरिया देश के प्रोफेसर हैं और इस अवार्ड को अरब नोबल के नाम से भी जानते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि यूनाइटेड अरब अमीरात ये 2023 से लेकर 2027 तक विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता भी कर रहा है। और यूनाइटेड अरब अमीरात ने चांद के लिए कौन सा रोवर भेजा? राशिद रोवर भेजा। और होप मिशन शुरू किया था मंगल के लिए। अच्छा, वैसे प्रश्न में हमने मंदिर की बात की है तो यहाँ पे 2023 में जो भी इंपॉर्टेंट मंदिर आपके न्यूज में रहे थे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि आपको याद होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर ये कहाँ पे बन रहा है? बिहार में बन रहा है, 2025 तक बन जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश में संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी थी। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनेगा पश्चिम बंगाल में। ये जो धार्मिक स्मारक है ये वैदिक तारामंडल का मंदिर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद भी होगा। और विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो हुआ था अभी वाराणसी में ही। तुंगनाथ मंदिर कहां पर है? उत्तराखंड में है। कपिलेश्वर मंदिर मिलेगा भुवनेश्वर में। रामप्पा मंदिर न्यूज में था, तेलंगाना में है। 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था। कामाख्या देवी मंदिर यह असम में है जहां पे अंबुबाची का मेला लगता है। कोणार्क सूर्य मंदिर आपको मिलेगा उड़ीसा में जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। लिंगराज मंदिर भी आपको उड़ीसा में मिलेगा। और एक और पॉइंट याद रखना कि अभी मोदी जी ने बताओ कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा योग सेंटर जिसको कहते हैं स्वर्ववेद महामंदिर, इसका उद्घाटन किया था वाराणसी में। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कहां बना? अमेरिका के न्यू जर्सी में। ये सारे मंदिर अभी न्यूज में थे, मैंने आपको रिवाइज करा दिए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में हैताई अम्मन उत्सव का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो हर साल तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में बड़ामास समुदाय के हजारों लोग इस हैताई अम्मन महोत्सव में भाग लेते हैं। बड़ामास समुदाय की बात करें तो ये नीलगिरी में सबसे बड़ा स्वदेशी सामाजिक समूह है। और इस उत्सव में देवी हैताई अम्मा की पूजा की जाती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि वे हर साल उनके रक्षा और उपकार करती है उनपे। और ये उत्सव अभी चर्चा में इसलिए ज्यादा है क्योंकि केंद्रीय मंत्री लोगनाथन मुरुगन ने यहाँ पे बड़ागास समुदाय लोगों के साथ पारंपरिक नृत्य भी किया। ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय व प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। तो हैथामाई अम्मन उत्सव अभी न्यूज में था। कहाँ पे मनाया गया? तमिलनाडु में, ये याद रखना। बड़ामास समुदाय के लोगों के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और अगर डेली आप करें कि एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स देखते हैं तो आपको पता है अभी हमने न्यू सीरीज स्टार्ट की। हम कोशिश कर रहे हैं डेली एक स्टेट को लें और उसका निचोड़ निकाल लें। मतलब उससे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक बनते हैं वो हम कवर कर लें। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पिछले साल, अब तो 2023 ही बोलेंगे, 2023 में उससे जितने भी संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं वो यहीं पे मैं आपको रिवाइज करा दूं।
तो आज हम तमिलनाडु को ले रहे हैं। तो ये रहा मैप में तमिलनाडु का। देखो, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। आपको पता है चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपको यहीं पे मिलेगा। इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर यहीं पर है। भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना यहीं पे खुला था। मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के नेता हैं। और इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी अभी, जिसका नाम उंगलिल ओरुवन है। गवर्नर कौन है? R.N. रवि हैं। लोकसभा की यहाँ पे 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 हैं और विधानसभा की 234। बाकी यहाँ का राजकीय पशु नीलगिरी ताहर है। पक्षी है पन्ना कबूतर, जिसे एमराल्ड डोव कहते हैं। वृक्ष है ताड़ का यानी कि पाम ट्री, और फूल है ग्लोरियोसा लिली। यहाँ पे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा। मधुमलाई नेशनल पार्क, गुंडई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क जिसे इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहते हैं, और मुकुर्ती नेशनल पार्क मिलेगा। यहाँ का क्लासिकल डांस भरतनाट्यम है। यहाँ पे 2 आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेंगे, एक तो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। और याद रखना, यहाँ की शास्त्र और तमिल शास्त्र भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा बनी थी। और जल्लीकट्टू त्योहार बहुत फेमस है, ये तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के समुद्री तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताओ, केरल के समुद्री तट को क्या कहा जाता है? तमिलनाडु के ये तो मैंने आपको स्टैटिक बता दिए। अब हम 2023 में तमिलनाडु कहाँ कहाँ पे न्यूज में रहा था, हमने क्या क्या इससे करंट अफेयर्स पढ़े, वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। एक तो आपने पढ़ा था अभी चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब जीता डी गुकेश ने। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी 2024 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6ठा संस्करण होगा, ये तमिलनाडु में ही होगा, जिसका मैस्कॉट है वीर मंगाई। अभी भारत में न्यूट्रिनो वेधशाला ये कहाँ पे बनाई जाएगी? तमिलनाडु में। किस राज्य का पहला तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना? तमिलनाडु का। अभी तमिलनाडु सरकार ने कलेगनार महिला अधिकार अनुदान योजना शुरू की थी, जिसमें महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। अभी पीयूष गोयल जी ने, जो कि हमारे कपड़ा मंत्रालय संभालते हैं, इन्होंने भारत के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया था तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। पहले वित्त मंत्री का नाम क्या है? R.K. षणमुखम चेट्टी। और दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा अलवणीकरण प्लांट यानी कि डिसैलिनेशन प्लांट ये कहाँ पे बनेगा? तमिलनाडु में। यहाँ पे समुद्री पानी को पीने के योग्य बनाया जाएगा। और भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र ये तमिलनाडु में स्थापित होगा। अभी चेन्नई में भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट स्थापित किया गया। और याद रखना, इसरो जो है ये छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया स्पेस पोर्ट कहाँ पे बनाएगा? तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में। यहीं पे ही वासिप्पू इयक्कम योजना शुरू हुई। आदि पेरक्कू महोत्सव यहीं पर मनाया जाता है। अभी तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के औथूर पान के पत्तों को GI टैग मिला। जेदेरी नाम कट्टी एक तरह की मिट्टी है, उसको GI टैग मिला था। चेदीबट्टा साड़ी को GI टैग मिला। तो कन्याकुमारी मेटा केला को यहाँ पे GI टैग मिला था। और भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट ये किस शहर में लॉन्च की गई? तो चेन्नई में ही। नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 जारी किया था, उसमें टॉप पे तमिलनाडु था। और अभी जो IPL मेंस IPL हुआ था 2023 में, जो 16वां संस्करण था, उसको चेन्नई सुपर किंग ने जीता था 5वीं बार। गुजरात टाइटंस को हराया था, ये भी याद रख लो। बाकी चिथिरई महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। अभी RBI के अनुसार लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में पहले स्थान पर रहा तमिलनाडु। थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ये राज्य का 18वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना था। तारकश मिलिट्री एक्सरसाइज अभी 2023 में हुआ था चेन्नई में ही, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और US स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के बीच में। अभी पार्श्व गायिका हैं वाणी जयराम, इनका निधन हो गया 2023 में, पद्म भूषण मिला था इनको। आधुनिक भारत की मीरा इन्हीं को कहा जाता है। बाकी आप जानते हो पहली बार सीवीड या फिर यूं कहूं कि समुद्री शैवाल पार्क ये बनेगा कहाँ पे? तमिलनाडु में। भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहाँ पे खुला? चेन्नई में। देश डुगोंग संरक्षण अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में बनेगा। सिलेंडर लॉरेस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। और तमिलनाडु ने पुदुमाई पेन योजना इसको शुरू किया था। उसके अलावा भारत का पहला नेशनल फूड सिक्योरिटी म्यूजियम खाद्य सुरक्षा संग्रहालय ये कहाँ पे स्थापित हुआ? तमिलनाडु के तंजावुर में। तंजावुर में आपको बृहदेश्वर मंदिर भी मिलेगा। तो इन सब कारण से तमिलनाडु ये आपके न्यूज में था, तो इनको ध्यान रखना। और वीडियो प्लीज अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो, मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करना। आज के हमारे वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 6000 लाइक का। तो वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, इसरो खुफिया क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 5 सालों में कितने उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा 50। तो इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं
एस सोमनाथ, जो कि इसरो के 10वें नंबर के अध्यक्ष हैं। अभी उन्होंने कहा है कि इसरो ये अगले 5 सालों में महत्वपूर्ण स्थानिक खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए 50 उपग्रहों को लॉन्च करेगा। और ये उपग्रह, ये सैटेलाइट मुख्य रूप से सेना के उपयोग के लिए मिलिट्री सैटेलाइट होंगे। ये उपग्रह हजारों किलोमीटर के दायरे से विभिन्न गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम होंगे, जिससे देश के सामने आने वाले खतरों को बेहतर ढंग से निपटाया जा सकेगा। अच्छा, वैसे अगर बात करें कि अभी किस देश के पास सबसे ज्यादा मिलिट्री सैटेलाइट्स है, तो अमेरिका इस मामले में पहले स्थान पर है। 239 इसके पास मिलिट्री सैटेलाइट्स है। उसके बाद चाइना का नंबर आता है, इसके पास 140 है। फिर रशिया का नंबर आता है 106। भारत 7वें नंबर पे आता है इस मामले में। केवल 9 हमारे पास मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, इसलिए इनको लॉन्च करना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अब बात इसरो की है, तो इसरो के बारे में जानो। देखो, इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1969 में। चेयरमैन है एस सोमनाथ, हमने कहा 10वें नंबर के हैं। अभी इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी जिसका नाम है निलावू कुदीचा सिम्हांगल, मलयालम भाषा में इन्होंने लिखा है। हेडक्वार्टर तो इसका बंगलुरु में हो गया, लेकिन इसका मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। और ये पॉइंट जरूर याद रखना कि मोदी जी ने इसरो को 2 लक्ष्य दिए थे, जिसमें से पहला था 2035 तक खुद का स्पेस स्टेशन बनाना, और दूसरा लक्ष्य है 2040 तक चांद पर मानव को भेजना। वैसे हमारा एक मानव मिशन भी है जिसे आप कहते हो गगनयान मिशन। ये इसरो का पहला मानव मिशन है जो कि मानव को अंतरिक्ष में लेकर के जाएगा। अच्छा, हमारा एक समुद्री मिशन आपको याद होगा जिसका नाम है समुद्रयान मिशन, जिसमें भारत गहरे समुद्र में मिलने वाले खनिज पदार्थों और जलीय जीवों के बारे में स्टडी करेगा। और उसमें जो वाहन नीचे जाएगा समुद्र के नीचे, तो उसमें 2 प्रश्न बनेंगे। उस वाहन का नाम क्या है और कितना नीचे जाएगा। तो 6000 मीटर तक जाएंगे नीचे, और उस वाहन का नाम है मत्स्य 6000। ये जरूर याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में $100 अरब की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बन गई दुनिया की? तो आंसर होगा फ्रांसुआ बेटनकॉट मायेज। तो फ्रांस की 70 वर्षीय महिला है फ्रांसुआ बेटनकॉट मायेज, जो विश्व की पहली महिला बन गई है जिनके पास $100 अरब की संपत्ति है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार उनकी कुल संपत्ति $100.1 अरब है, बिलियन डॉलर है। वे वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े कॉस्मेटिक कंपनी है लॉरियल, उसकी होल्डिंग कंपनी टीथा इसकी चेयरपर्सन और लॉरियल ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वाइस चेयरपर्सन है। वहीं अगर विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की बात करेंगे तो वो फिर से बन चुके हैं स्पेस एक्स के मालिक, ट्विटर के मालिक और टेस्ला के मालिक एलन मस्क। उनकी संपत्ति $232 अरब बताई गई। तो फ्रांसुआ बेटनकॉट का नाम यहाँ पे याद रखना। $100 अरब की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला ये बन गई हैं। किस देश की है पूछेंगे तो फ्रांस की है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा भारत। तो अभी हाल ही में जा रहे आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बन गया है। इस बार स्टील उत्पादन में भारत में 14.3% की वृद्धि देखी गई है। ये डेटा अप्रैल से लेकर नवंबर 2023 तक के बारे में है। तो इस पीरियड में उत्पादन कितना बताया गया? 89.711 मिलियन टन। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि विश्व में स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। स्टील उत्पादन में याद रखना भारत दूसरे स्थान पर है और पहले पे चाइना है। अच्छा, आपको याद होगा अभी भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क बनाई गई कहाँ पे? सूरत में। वैसे वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल बेल्जियम में है, जहाँ पे यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर है, तो नाटो का भी हेडक्वार्टर है। और अभी ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे अभी कौन? टीवी नरेंद्रन, जो कि टाटा स्टील के सीएमडी हैं। अभी इंडिया स्टील कॉन्फ्रेंस का आयोजन मुंबई में हुआ था और देश के स्टील मैन के नाम से फेमस थे जमशेद जे ईरानी, उनका भी निधन हो गया। और दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज ये कहाँ पे बना था? नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम में। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। और ये भी याद रखना हमारे अभी वर्तमान में स्टील मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जिनके पास एविएशन मंत्रालय है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की जो आयु है उसे घटाकर 50 वर्ष कर दिया? किस राज्य ने? झारखंड। अभी झारखंड सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वहां के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अभी उन्होंने घोषणा की कि राज्य में आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की जो उम्र है
उसे 60 वर्ष से घटा करके 50 वर्ष कर दिया गया। मतलब अब 50 वर्ष की आयु से ही पेंशन मिलने लग जाएगी। ऐसा क्यों किया? तो सरकार का कहना है कि आदिवासियों की मृत्यु दर अधिक है और उन्हें 60 साल के बाद नौकरी नहीं मिलती है, इसीलिए। अब बात झारखंड की है, तो ये रहा मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल रांची है, मुख्यमंत्री हो गए हेमंत सोरेन और गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। अभी आपको याद होगा झारखंड में अबुआ वीर दिशोम अभियान शुरू हुआ था। सरहुल फेस्टिवल का आयोजन होता है झारखंड में। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र स्टील प्लांट या झारखंड में मिलेगा। इसे यूएसएसआर की सहायता से बनाया गया था। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना यहाँ पे शुरू हुई थी और देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर ये बनकर तैयार हुआ रांची में ही। झरनी योजना पोर्टल झारखंड की है। सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर मिलेगा रांची में और कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं झारखंड के धनबाद को। यहाँ पे आपको बेटला नेशनल पार्क मिलेगा, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगा और जो हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है, जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उनका निर्वाचन क्षेत्र है खुंटी झारखंड। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम को लॉन्च किया? तो आंसर होगा भूपेंद्र यादव। तो हमारे पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव और अभी उन्होंने पूरे भारत में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? लकड़ी, बांस और वन उत्पादों के परिवहन के लिए देश के हर राज्य में आप जा सकते हो इस नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम की मदद से। मतलब अब आपको हर राज्य में जाने पर अलग अलग परमिट नहीं बनाना पड़ेगा। मतलब पूरे देश में एक ही परमिट लागू कर दिया गया है। पर याद रखना किसके लिए? लकड़ी और वन उत्पादों के लिए। तो वन ट्रांजिट पास सिस्टम का उद्देश्य क्या है? वन नेशन वन पास प्रणाली को लागू करना। जैसे कि नहीं है क्या, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी जो अपार आईडी आई थी, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, उसी तरह से है ये वन नेशन वन पास। एक बार पास बना लो, फिर आप किसी भी राज्य में चले जाओ, बार बार पास बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने आपको स्टार पॉइंट डिस्क्लेमर डाल के बता दिया है किसके लिए? लकड़ी और वन उत्पादों के लिए। तो एक लाइन में अगर इस पूरी बात को समराइज करा जाए तो इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है कि पूरे देश में लकड़ी और बांस और अन्य वन उत्पादों के परिवहन को आसान बनाना। तो याद रखना किसने लॉन्च किया? हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, हाल ही में किसने फीस्ट सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया? तो आंसर होगा इसरो। तो अभी इसरो ने ये फीस्ट नाम से एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। फीस्ट का फुल फॉर्म हो गया फिनिट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। एक्चुअली में तो इसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने तैयार किया है, जो कि इसरो का ही एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में। यहाँ पे आपको याद हो तो रॉकेट वगैरह जो भी सैटेलाइट वगैरह होते हैं वो यहीं पे बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। अब इन्होंने ये सॉफ्टवेयर तो लॉन्च कर दिया, ये आपको पता चल गया, लेकिन ये काम क्या करेगा? तो जो आपके रॉकेट हो गए, जो सैटेलाइट्स हो गए, जो इमारतें हो गई, उनकी संरचना को पूरा करने का ये काम करेगा। जैसे कि आपको कोई रॉकेट बनाना है तो आप पहले क्या करो, इस सॉफ्टवेयर की मदद से उसे तैयार कर लोगे। उसमें आप देख लोगे कि अच्छा मैं ये ऐसा बनाना चाहता हूँ, ये इसमें सिस्टम जोड़ूंगा तो ये कैसे काम करेगा, ये काम करेगा नहीं करेगा, अच्छा इसमें से क्या सिस्टम हटा दूं, क्या सिस्टम जोड़ दूं, ये आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से पहले बना करके देख पाओगे और सक्सेसफुल रहता है तो फिर आप उसे असली में बना लोगे। तो ये रहेगा इस सॉफ्टवेयर का काम। अभी तक भारत की जो भी कंपनियां, जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं जो रॉकेट बनाती है, सैटेलाइट बनाती हैं, वो भी इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो विदेशी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है जो बहुत महंगे पड़ते हैं। अब इसरो ने इसको बना दिया है तो हमें ये सस्ता मिलेगा, तो एक तो ये बेनिफिट हमारे पास हो गया, स्वदेशी है, सस्ता है। अच्छा सॉफ्टवेयर की बात आई तो मुझे एक नाम याद आ रहा है, ओपन काइलिन। ये क्या है? तो ये चाइना ने अपना खुद का एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया है। एक फास्टर सॉफ्टवेयर भी आपको याद होगा, इसको सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया था। और इसी तरह से केंद्र सरकार ने रियल टाइम में बाढ़ यानी कि फ्लड से जुड़े अपडेट्स को भेजने के लिए फ्लड वॉच नाम से एप्लीकेशन लॉन्च किया था। और बताओ भी, भूमि राशि पोर्टल को किसने लॉन्च किया था? सड़क व परिवहन मंत्रालय ने। प्रोजेक्ट प्रयास को लॉन्च किया था विश्व प्रवासन संगठन ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन ने। ई अमृत एप्लीकेशन को लॉन्च किया था नीति आयोग ने ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट भी कई तरह से अभी न्यूज में था। एक तो सुस्वागतम पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया, एक सुपेस हो गया, फास्टर हो गया, और अभी सुवास पोर्टल लेटेस्ट इन्होंने लॉन्च किया था। निदान पोर्टल को लॉन्च किया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। अभी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने, जिसके मंत्री पीयूष गोयल है, इन्होंने पाट मित्रो नाम से एप्लीकेशन लॉन्च किया था। उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया था आरबीआई ने, लावारिस धन के वारिस का पता लगाने के लिए।
एक प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया था भारतीय सेना ने। और यूजीसी ने 3 तरह के पोर्टल लॉन्च किए थे, सीयू चयन, उत्साह और ई समाधान पोर्टल। तो ये सब न्यूज में रहे, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, हाल ही में किसे अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विवेक श्रीवास्तव। तो विवेक श्रीवास्तव का नाम याद रखना, जिनको अभी अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। अभी आप लेटेस्ट हमने पढ़ा था, सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बनी है नीना सिंह, का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल बन गए अनीश दयाल सिंह। वहीं आईटीबीपी के बन गए राहुल रसगोत्रा। बीएसएफ के पूछूं तो अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नितिन अग्रवाल बने थे अभी कुछ समय पहले ही। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम मैंने आपको रिवाइज करा दिए ऑप्शन के फॉर्म में, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य ने अभय हस्तम लॉन्च किया है? तो आंसर होगा तेलंगाना। आपको याद है अभी तेलंगाना में पहली बार कांग्रेस की सरकार आई है, मुख्यमंत्री बने थे रेवंत रेड्डी, और इन्होंने चुनाव से पहले 6 योजनाओं को शुरू करने की बात कही थी। तो अब ये जीत गए तो इन्होंने वो 6 गारंटी लागू करने का ऐलान कर दिया, और उसी के लिए ये अभय हस्तम कार्यक्रम शुरू किया है कि 6 गारंटी योजनाओं को 100 दिनों में शुरू करेंगे। जो कहा है वो करेंगे। 6 योजनाएं कौन कौन सी हैं और उनका संबंध क्या है? तो महालक्ष्मी योजना है, महिला केंद्रित वेलफेयर प्रोग्राम एक तरह से। इयतु भरोसा योजना है किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए। इंदिराम्मा योजना है, गरीब लोगों को सस्ते घर दिलाना इसका उद्देश्य है। गृह ज्योति योजना, इसमें बिजली बिल सब्सिडी की गारंटी दी जाएगी। युवा विकासम योजना है, आर्थिक रूप से पिछड़े घरों के युवा छात्रों को 5 लाख रुपए इसमें दिए जाएंगे। और चेयुथा योजना है, एक हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन प्रोग्राम है ये। अब बात तेलंगाना की है, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। देखो तेलंगाना आपको पता है आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था, कब? 2 जून 2014 को। इसका कैपिटल हैदराबाद है, जो मूसी नदी के किनारे है, याद रखना। रेवंत रेड्डी नए मुख्यमंत्री बन गए और गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन है। तो आपको याद होगा 2024 में भारत में ई प्रिक्स का जो दूसरा संस्करण होगा वो हैदराबाद में होगा। यहीं पे बथुकम्मा फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं। और मोदी जी ने तेलंगाना में समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की भी घोषणा की थी। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक ये कहाँ पे बनाया गया? हैदराबाद में ही, जिसकी लंबाई है 23 किलोमीटर। और भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ पे लॉन्च हुआ? ये भी हैदराबाद में। अभी ग्रीन सिटी अवार्ड मिला था हैदराबाद को ही। तो इन सब कारण से ये न्यूज में था। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करना। आज के वीडियो को हमारा लाइक का टारगेट है 6000 लाइक का, तो इस वीडियो को अपना कीमती लाइक जरूर दीजिए। अभी हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन सुविधा ये किस स्थान पर शुरू की जाएगी? गुजरात। फिर पूछा, किस देश ने ब्रिक्स संगठन में जुड़ने से मना कर दिया? अर्जेंटीना। भारत ने किस देश को पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपये में भुगतान किया? यूनाइटेड अरब अमीरात। गॉड ऑफ केओस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक मिशन शुरू किया है नासा ने। जनवरी 2024 में कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन ये किस राज्य में होगा? असम। इंडियन ऑयल के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया रश्मि गोविल को। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर बनी दीपिका पादुकोण। चर्चा में रहा पोम्पे रोग का संबंध किससे है? जेनेटिक डिजीज। चाइना के नए रक्षा मंत्री बन गए डोंग जुन। और 12वें दिव्य कला मेले 2023 का आयोजन हुआ सूरत में। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन इन करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली बार महिला अध्यक्ष बनी कौन? तो आंसर होगा मेघना अहलावत। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।